हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितिन गोयल अकाउंट प्रोफेशनल एसोसिएशन ट्राई सिटी चंडीगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमारी एसोसिएशन ने 26/5/2022 को एक सेमिनार आयोजित किया जिसके मुख्य अतिथि थे एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर श्री अरुण कुमार जी। इस वीडियो में हमारे जीएसटी प्रैक्टिशनर पंकज दीप रावत जी ने हमें फाइनेंस एक्ट 2022 के जीएसटी प्रोविजंस के बारे में समझाया। तो इससे पहले कि हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए अब हम ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो सेमिनार हमारा है वो फाइनेंस एक्ट 2022 जिसमें कि हम इसी के प्रोविजन को कवर करेंगे। ठीक है, जैसा कि फाइनेंस एक्ट 1/2/2022 को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया था। ठीक है, ये अभी नोटिफाई नहीं हुआ है। बस नोटिफाई नहीं हुआ मतलब क्या हुआ, ये एक्ट में इनकॉर्पोरेट हो गया है। लेकिन जीएसटी में ऐसा होता है कि कोई भी एक्ट या रूल अमेंड होता है उसको काउंसिल नोटिफिकेशन इशू करके नोटिफाई करती है। वैसे कई जगह जैसे जीएसटी प्रोविजन अभी ये नोटिफाई नहीं हुई है तो मोस्ट प्रोबेबली ये मेरे ख्याल से जून या जुलाई तक नोटिफाई कर देते, क्योंकि मैक्सिमम जो नोटिफिकेशन इशू होती है वो जून जुलाई में ही आती है। ठीक है, चलो एक बार अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से सेक्शंस अमेंड हुए हैं। सेक्शन 16, 29, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 43A, 48, 49, 50, 54, 168 ये सारे सेक्शन इसमें अमेंड हुए हैं। और इसमें से जो तीन सेक्शन है 42, 43 एंड 43A ये ओमिट हुए हैं। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये जो ओमिट किए हैं क्योंकि ये सेक्शन में स्टार्टिंग में जब जीएसटी शुरू हुआ था उसी टाइम पे ये थे और ये बिना ही इफेक्टिव हुए आज ओमिट हो गए हैं, मतलब कि इस फाइनेंस एक्ट में ओमिट कर दिए गए हैं। ये हम समझेंगे कि इसको क्यों ओमिट किया गया। चलो एक एक करके हम इसको एक आसान लैंग्वेज में और विद एग्जांपल में आपको कोशिश करूंगा कि फाइनेंस एक्ट समझा सकूं। ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट और मेजर चेंज जो हुआ है वो आईटीसी से रिगार्डिंग हुआ है। आप लोगों को जैसे पता होगा कि जीएसटी की जो बैकबोन है आईटीसी कहलाती है। ठीक है ना, तो आने वाले टाइम पर ये लगा लो कि जितने भी जीएसटी से रिलेटेड काम कर रहे हैं या टेक प्रोफेशनल जो भी इस जीएसटी से जुड़े हुए हैं, सीए हो, लॉयर हो, जीएसटी प्रैक्टिशनर हो, अकाउंटेंट हो, उनका काम डबल होने वाला है। और आने वाले टाइम पे जो बायर का आईटीसी है, रेसिपिएंट का आईटीसी है, वो 100% सप्लायर पे डिपेंडेंट रहेगा। अगर आपका सप्लायर टैक्स कंप्लायंट नहीं है, टैक्स कंप्लायंट नहीं है मतलब अगर वो रिटर्न्स आपकी टाइम पे फाइल नहीं कर रहा है तो आपको आने वाले टाइम पे बहुत मुश्किल होने वाली है। आप ये नहीं कह सकते कि आने वाले टाइम पे कि मेरे सप्लायर, मेरे को क्या पता उसने टैक्स जमा नहीं कराया। जीएसटी में अब ये प्रोविजन आ जाएगी कि वो आपका ऑटोमेटिकली उसका टैक्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, वो आपको बताएगी गवर्नमेंट। वो हम आगे बताएंगे अभी कि जो रेस्ट्रिक्शन डाली है उन्होंने क्या क्या डाली है। ठीक है, अब ये आईटीसी से रिलेटेड इतनी बातें हो रही हैं, कोई बता सकता है कि सेक्शन 16 के अंदर जो हम आईटीसी लेते हैं, अवेल करते हैं, आईटीसी अवेल करने की क्या क्या कंडीशंस है? शास्त्री जी, यस, ए गुड्स रिसीव, बी हो गया, हाँ जी, वैलिड डॉक्यूमेंट हो गया, गुड्स रिसीव्ड होने चाहिए। ठीक है, और 180 डेज के अंदर पेमेंट होनी चाहिए। नहीं ये तो नहीं है, पोसेशन ऑफ ये नहीं है। ठीक है, सप्लायर ने टैक्स जमा करा होनी चाहिए। और डी कौन सा है? रिटर्न फाइल होनी चाहिए। अब ये रिटर्न फाइल किसकी होनी चाहिए, सप्लायर की या रेसिपिएंट की? कौन कह रहा सप्लायर की? ये रेसिपिएंट की रिटर्न। मुझे एक चीज बताओ, आप क्रेडिट कब लोगे? जब आप 3B फाइल करोगे। आपके क्रेडिट लेजर में कब आएगा? 3B फाइल करोगे तभी आएगा ना, तो रेसिपिएंट। ठीक है,
ये 4 कंडीशन थी, इसमें 2 इन्होंने फर्दर ऐड हुई है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। पहले इन 4 कंडीशन को एक बार ये थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं क्या है। वैलिड टैक्स इनवॉइस। अब ये वैलिड टैक्स इनवॉइस में क्या है, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, ठीक है, इसमें ई इनवॉइस भी आ जाता है। चलो इसमें एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं सप्लायर हूं सपोजिंग, ठीक है, मेरे पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल है। आपको पता है जैसे 20 करोड़ की होता है तब ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाता है, मेरे पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल है। आप लोग सब रेसिपिएंट हो, बायर हो, मैंने आपको गुड सप्लाई किया, ठीक है, मैंने श्री हरि जी को जो गुड सप्लाई किया था उसमें मैंने ई इनवॉइस जनरेट नहीं किया, ठीक है ना हरि जी, कहां बैठे? हाँ, मैंने आपको जो गुड सप्लाई किया था आपको ई इनवॉइस जनरेट नहीं किया, मैंने टैक्स इनवॉइस जनरेट किया, ई वे बिल बनाया प्रॉपर, आपको माल पहुंच भी गया, ठीक है, बाकी सबको मैंने ई इनवॉइस जनरेट करके माल दे दिया था। क्या आप उसका क्रेडिट ले सकते हो? क्योंकि ये ई इनवॉइस रूल 48(5) के अंदर के लिए मैंडेटरी है वो ई इनवॉइस जनरेट करना, तो वो रेसिपिएंट के लिए भी वो डॉक्यूमेंट वैलिड डॉक्यूमेंट होता है आईटीसी लेने का, ठीक है ना। सेकंड हमारी थी गुड्स रिसीव्ड, बड़ा इजी है, गुड्स रिसीव या सर्विसेज रिसीव, बड़ा इजी लग रहा है हमें, इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं, ठीक है, इसको भी एक एग्जांपल से थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं। मान लो मैं सप्लायर में मुंबई में बैठा हूँ, ठीक है, आप लोग सब रेसिपिएंट हो चंडीगढ़ में हो। मान लो मैं सब रेफ्रिजरेटर में डील करता हूँ, मैं मुंबई बैठा हूँ, मैंने आपको गुड सप्लाई किया वहां से मुंबई से 31 जनवरी को, 31 जनवरी को मैंने गुड सप्लाई किया, मैंने अपनी जीएसटी में आपका बिल 31 जनवरी को अपलोड कर दिया। अब मुंबई से जो गुड्स आ रहा है आपको यहाँ पे चंडीगढ़ में, ऐसा तो कोई ट्रांसपोर्टर नहीं है कि जो आपको 31 जनवरी को यहाँ पे गुड्स रिसीव हो जाएगा, ठीक है, तो वो गुड्स आपको कम से कम 3 या 4 फरवरी को तक उसको मिलना चाहिए, मतलब आपको नेक्स्ट मंथ मिलेगा। तो मेरे को क्या बता सकता है तो वो आईटीसी आप कब लोगे, फरवरी वाले में लोगे कि फरवरी में लोगे? अब फरवरी में आपको आप 3B में जब उसका आईटीसी लोगे तो वो रेड फ्लैग कर देगा वहां पे, ठीक है ना, वो रेड फ्लैग करेगा कि नहीं कि आप आईटीसी ज्यादा ले रहे हो, फिर उस केस में क्या करोगे? है जी, वेरी गुड। आपने ये नहीं देखना कि वो रेडी कर रहा है, आपने एज पर रूल या एज पर एक्ट ही चलना है। आपको वो क्रेडिट मिलेगा फरवरी में ही, आपने रिकंसिलिएशन बनानी है उसकी प्रॉपर, क्योंकि आपने जो क्रेडिट जनवरी में लिया होगा वो कम लिया होगा 2B से, नेचुरली वो जो 2B में जो मेरा क्रेडिट आ रहा है वो कम होगा, तो आपको एक रिकंसिलिएशन बनानी पड़ेगी प्रॉपरली। आपने अपना काम जो करना है ना रूल और एक्ट के हिसाब से करना है, ठीक है ना। आपको थोड़ी बहुत आज की डेट में आप लोगों को, मैं ये नहीं कहता कि आपको रूल रटे हो कि ये रूल के अंदर है ये एक्ट के अंदर है, आपको लेकिन ये पता होना चाहिए कि हमने कैसे काम करना है, ठीक है, एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि हाँ ये एक्ट में लिखा हुआ है कहीं, हमने इस हिसाब से काम करना, आपने गलत काम नहीं करना, ठीक है। आगे चलते हैं, सप्लायर हैज डिपॉजिटेड हिज टैक्स, सी क्लॉज क्या कह रहा है, सप्लायर ने टैक्स डिपॉजिट कराया हुआ है। चलो इसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता लगता कि सप्लायर ने टैक्स जमा कराया कि नहीं। डबल एक क्लॉज ऐड हुआ था फाइनेंस एक्ट, इसी कंडीशन टू अवेल आईटीसी के अंदर एक डबल एक क्लॉज ऐड हुआ था फाइनेंस एक्ट 2021 में, जो नोटिफाई हुआ बाय इशूइंग नोटिफिकेशन 39 और इफेक्टिव हुआ वो 1 जनवरी 2022 से। वो क्या था, वो ये था डबल ए क्लॉज ए के नीचे था, वो था कि आपको जो आईटीसी मिलेगा वो जो आईटीसी एलिजिबल आईटीसी 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, जो आईटीसी 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा है वो आपको मिलेगा, एलिजिबल आईटीसी नहीं कि आप वो सारा का सारा आईटीसी उसका ले लिया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और बता दूं, अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरे 2B या उसमें नहीं आ रहा है, मेरे पास बिल है, उसने सप्लायर ने नहीं फाइल की है, आप ये एक्सक्यूज आप दे नहीं सकते कहीं, ठीक है। जो आपके 2B में आ रहा है, अगर आपके पास बिल है, गुड्स रिसीव है, पेमेंट करी हुई है, लेकिन आपके 2B में अगर नहीं आ रहा है तो आप उसका क्रेडिट आज पीरियड में नहीं ले सकते हो, ये चीज आप याद रखना। तो आपको मैं वही कह रहा हूँ कि आपका सप्लायर जो होना चाहिए वो टैक्स कंप्लायंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो फाइनेंस एक्ट जो हम 2022 डिस्कस कर रहे हैं, इसमें एक क्लॉज इंसर्ट हुआ है इसी के अंदर, आईटीसी लेने के अंदर क्लॉज बी के नीचे BA क्लॉज एक इंसर्ट हुआ है, उसमें वो कह रहा है कि अब आईटीसी
ऐसे टैक्स पेयर को रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा जो सेक्शन 38 की कंडीशन के अंदर कवर हो रहा है। सेक्शन 38 के अंदर कुछ ऐसी कंडीशन दी गई हुई है जो रेस्ट्रिक्शन की है, जहां आप आईटीसी नहीं ले सकते हो। अगर आप उसके अंदर कवर हो रहे हो तो आपको आईटीसी रेस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है ना। ये वैसे करूंगा ना, वो सीधे सेक्शन 38 की कंडीशन में चले जाता हूं। सेक्शन 38 पूरा इंटायरली चेंज कर दिया इन्होंने, पूरा का पूरा है सेक्शन ही चेंज हो गया है, ठीक है। इसकी इवन हेडिंग भी चेंज हो गई है। हेडिंग क्या हो गया? फर्निशिंग ऑफ इनवर्ट सप्लाई आज की डेट में है। अब इसकी हेडिंग है कम्युनिकेशन डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाई, इनवर्ट एंड आईटीसी, ठीक है। अब मुझे क्यों बताएगा ये जो हेडिंग है कम्युनिकेशन डिटेल, ये आज की डेट में इफेक्टिव नहीं है क्योंकि एक्ट अभी इफेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना, इसको नोटिफाई नहीं हुआ है अभी है। तो ये आज की डेट में हम इसकी हेडिंग वही गिनेंगे, फर्निशिंग ऑफ इनवर्ट सप्लाई। मेरे को कोई बता सकता है फर्निशिंग ऑफ इनवर्ट सप्लाई मतलब क्या है? आपने कुछ फर्निश करना, क्या फर्निश करना? इनवर्ट सप्लाई। कोई बता सकता है इनवर्ट सप्लाई फर्निश करने के लिए कौन सा फॉर्म होता था? यस, जीएसटीआर 2, ठीक है। अब जीएसटीआर 2 कभी फाइल किया आपने किसी ने? किया? स्टार्टिंग में हुआ था, बस वो एक महीने जुलाई के लिए हुआ था, उसके बाद वो डने हो गए, ठीक है ना। अब ऐसे करते हैं, ओल्ड रिटर्न का किसी को पता है? हमने जो ओल्ड रिटर्न सिस्टम था जो हमारा जो अप्लीकेबल ही नहीं हुआ है, किसी को पता है क्या होता था उसमें? नहीं, मैं इसलिए पता क्यों, मैं इसको इसलिए बताना चाहता हूँ कि यहां से आपको पता लगेगा कि ये सेक्शन 42, 43, 43A क्यों इन्होंने ओमिट किया। जब तक हम पुरानी रिटर्न नहीं समझेंगे ना, तब तक हमें नहीं पता चलेगा। मैं आपको बताता हूँ, जब सप्लायर, ओल्ड रिटर्न का बता रहा हूँ, सप्लायर जीएसटीआर वन फाइल करता था, वो बायर के 2A में आता था। बायर को क्या होता था? बायर के पास वो होती थी कि ऐड, मॉडिफाई, डिलीट कर सके। ऐड, अगर सप्लायर ने उसका बिल नहीं डाला तो वो उसको बिल को ऐड कर सकता था। मॉडिफाई, अगर सप्लायर ने कोई कम या ज्यादा डाला है तो उसको मॉडिफाई कर सकता था। और डिलीट, अगर सप्लायर ने गलती से उसके जीएसटीआर में वो बिल अपलोड कर दिया तो वो उसको डिलीट कर सकता था। वो ये सब चीजें करने के बाद जैसे ही करता था वो 1A में वापस चला जाता था सप्लायर के। सप्लायर के पास एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की वो ऑप्शन थी, ठीक है ना। वैसे अगर वो कुछ नहीं करे तो वो डीम टू बी एक्सेप्टेड होता था। लेकिन अगर सप्लायर मान लो रेसिपिएंट ने कोई बिल डिलीट कर दिया कि ये मेरा बिल नहीं है, मेरे जीएसटी में आ गया, लेकिन सप्लायर ने वो बिल रिजेक्ट कर दिया, सपोजिंग उसकी जो उसके माने में आया उसने वो रिजेक्ट कर दिया। उस केस में क्या होता था कि नोटिस इश्यू होता था इंटरनली MIS 1 एंड MIS 2, अगर आप लोगों को याद होगा तो। ये जो MIS 1 और MIS 2 फॉर्म होता था, ये होता था सेक्शन 42, 43, 44 के अंदर इश्यू होता था। तो अब जब ये ओल्ड रिटर्न ही नहीं रही, इसलिए इन्होंने ये वाले जो दो सेक्शन थे 42, 43 और 43A ये उड़ा दिए, ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं, हम अपनी वो कंडीशन कर लेते हैं, रेस्ट्रिक्शन वाली। इसमें ना सीधे बी क्लॉज में आ जाता है, डिटेल ऑफ सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच सच ट्रेड कैन नॉट बी अवेल वेदर होली और पार्शियली बाय रेसिपिएंट ऑन अकाउंट ऑफ डिटेल ऑफ सेट सप्लाई बीइंग फर्निश्ड अंडर सबसेक्शन 1। इसमें ये कह रहा है कि आपके जो 2B में भी आ रहा है, जो फर्निश्ड अंडर सबसेक्शन 1, आपके अगर जो 2B में भी अगर कोई आज की डेट में एलिजिबल आईटीसी का क्रेडिट आ रहा है ना, वो होली या पार्शियली आपको रेस्ट्रिक्ट हो सकता है। वो कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन है बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन विद इन सच पीरियड ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। पहली रेस्ट्रिक्शन कंडीशन ये है, ऐसा सप्लायर जिसका रजिस्ट्रेशन नया है, उससे अगर आपने कुछ भी बाई किया है तो उस पे सरकार रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि इसका 10% तक आपको क्रेडिट मिलेगा फर्स्ट मंथ में, ठीक है ना। अब ये प्रेस्क्राइब मतलब क्या होता है? प्रेस्क्राइब मतलब रूल फ्रेम होना। अभी इसके रूल फ्रेम नहीं हुए हैं। हम इसको अज्यूम कर सकते हैं ये कि जो नया रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है उससे अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हो सकता है कि 1 महीने तक पीरियड भी डिफाइन करें वो कि 1 महीने 2 महीने तक अगर आप उससे परचेज कर रहे हो, परसेंटेज डिफाइन कर दे कि आपको 10% उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। जो भी आपने परचेज किया 10% तक का उसका आईटीसी आपको रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा।
2 महीने बाद आप चाहे वो वापस ले लो। अच्छा ये क्यों किया सरकार ने, नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा इसमें जो नया रजिस्ट्रेशन है ये इसीलिए सरकार ने किया कि ये फेक इनवॉइसेस में जो आजकल रैकेट चला हुआ है या मैल प्रैक्टिस पेमेंट में हो रही है ना, इनको खाली रोकने के लिए वो कर दिया सरकार ऐसे। ठीक है, इसकी नेक्स्ट वो पढ़ लेते हैं। बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ टैक्स एंड वेयर सच डिफॉल्ट हैज कंटिन्यूड फॉर सच पीरियड एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ये देखो डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ टैक्स, मैंने ये ग्रीन किया हुआ है। डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ टैक्स मतलब कहां डिफॉल्ट कर रहा है पेमेंट। अच्छा ये सारी, अच्छा सॉरी मैं एक चीज बताना भूल गया, ये सारी जो कंडीशंस है ये सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से है, सप्लायर एंड से है। ठीक है ना। अब यहाँ पर सप्लायर कहां पे डिफॉल्ट पेमेंट कर रहा है, जो कोई बता सकता है? डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट कहां होता है? यस, फ्री भरते तब हम पेमेंट करते हैं। ठीक है ना। तो वो यही कह रहे हैं कि सप्लायर ने अपनी 3B अगर नहीं भरी है तो भी बायर या रेसिपिएंट का क्रेडिट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं कि पीरियड वो डिस्क्राइब वो बताएंगे, प्रेस्क्राइब करेंगे बाय रूल। नेक्स्ट कंडीशन देखना, बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन द आउटपुट टैक्स पेबल बाय whom in accordance with the statement of outward supply furnished by him under the said section, said subsection during such period as may be prescribed exceeds the output tax paid by him during such said period by such limit as may be prescribed। अब यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर भी मैंने 2 जगह ना देखो ग्रीन किया हुआ है। आउटपुट सप्लाई, आउटपुट सप्लाई हम कहाँ दिखाते हैं? जीएसटीआर 1 में। आउटपुट टैक्स पेड कहाँ आता है? 3B में आता है। यहां पर बीच में एक वर्ड लिखा एक्सीड। अगर आपका आउटवर्ड टैक्स मतलब आपके जीएसटीआर 1 में जो आपने आउटवर्ड टैक्स दिखाया है वो एक्सीड कर जाता है आपके 3B में जो 3.1 के टेबल में आप जो आउटपुट दिखाते हो, उस केस में भी रेसिपिएंट का, सप्लायर अगर ऐसे करता है तो उस केस में रेसिपिएंट का क्रेडिट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अब वो रूल में बताएंगे कितना परसेंट होगा या उसको प्रोपोर्शनेटली सबका कम कर देंगे। जिस रेसिपिएंट का उसने डाला नेचुरली वही होगा कि वो प्रोपोर्शनेटली उन्होंने सप्लायर का जितना क्रेडिट ज्यादा है, इसने ज्यादा कम दिखाया है अपना आउटपुट, लेवल्टी कम दिखाई है, उतना वो उसको कम कर देंगे। नेक्स्ट, बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु ड्यूरिंग सच पीरियड एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड has availed a credit of input tax of an amount that exceeds the credit that can be availed by him in accordance with the clause by such limits as may be prescribed। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ये क्लॉज इतना इंपॉर्टेंट है ना, आप सोचोगे यहाँ डाला कैसे इन्होंने, इसमें रेसिपिएंट की क्या गलती है। अब आप बोलोगे कि इसमें रेसिपिएंट की क्या गलती है। पता क्या कह रहा है ये कह रहा है अगर आपके सप्लायर ने आईटीसी जो टेबल नंबर 4 3B का आप जहां आईटीसी क्लेम करते हो, वहां पर आपका जो 2B से अगर सप्लायर ज्यादा ले लेता है तो उस केस में भी रेसिपिएंट का क्रेडिट रेस्ट्रिक्ट होगा। ये क्या मतलब, वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, ऐसे क्यों किया बताओ मेरे को, क्यों कर रही है ऐसे सरकार? तो सप्लायर अपना आईटीसी ज्यादा क्लेम कर रहा है और आप रेसिपिएंट का वो कर रहे हो, क्रेडिट रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, ऐसा क्यों? क्योंकि उसने पेमेंट ऑफ टैक्स मनी कराया ना। यस, उसने क्या किया है, उसने अपना क्रेडिट बढ़ा के अपना लिएबिलिटी कम की है कि नहीं? ठीक है ना, उसने अपना जो आईटीसी ज्यादा लेके उसने अपनी लिएबिलिटी कम कर दी, तो सरकार कहती है भाई रेसिपिएंट का कराओ। नेक्स्ट, बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज डिफॉल्टेड इन डिस्चार्जिंग हिज टैक्स लिएबिलिटी in accordance with the provision of section 12 of section 49 subject to such condition and restriction as may be prescribed। इसमें क्या कह रहा है ये, अब ये ना एक सेक्शन को रेफर कर रहा है, सेक्शन 49(12)। आप लोग ये सेक्शन नया एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो 49(12) है ये अभी इसी फाइनेंस एक्ट 2022 में इन्होंने इंसर्ट किया है ये वाला सेक्शन, और इसको हम लेकिन यूज कर रहे हैं।
मेरे ख्याल से 50% ऑफ अकाउंटेंट जो भी होंगे या सीए है या जो लॉयर्स है वो इसको यूज कर रहे हैं। बता सकता है क्या है ये? कोई 86B किसी ने सुना? 86B ये वही है। हाँ, 1% ऑफ आपको अपनी आउटपुट टैक्स लेविटी का जो टैक्स जमा कराना पड़ता है ये वो है। ये अब सेक्शन आया है, पहले सेक्शन नहीं था, ये रूल के थ्रू कर रहे थे, ठीक है ना? ये रूल के थ्रू 86B के थ्रू ले रहे थे। मतलब ये हुआ कि पहले बच्चा पैदा हो गया, बाद में बाप आया, ठीक है? तो ये उन्होंने एक्ट में डाल दिया। अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम रूल के हिसाब से वो नहीं कराते जो क्योंकि रूल में लिखा हुआ है। कई है ऐसे, कई लोगों ने ऐसे की है, पिटीशन फाइल की है, उनके फेवर में भी गई है डिसीजन, ठीक है ना? जजमेंट्स उनके फेवर में भी गई हुई है। तो ये अब इन्होंने इसमें डाल दिया। तो इसमें कह रहा है कि ऐसा सप्लायर है जिसने ये रूल फॉलो नहीं किया है, 86B सेक्शन 49(12), तो उस केस में भी आपका क्रेडिट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? इस अगर टैक्स पेयर से आपने कोई परचेज किया है, मतलब कोई अगर कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है या कोई भी हो सकता है, हमें अभी कुछ नहीं पता, या ये हो सकता है ये प्रेस्क्राइब ही ना करे ये चीज, ठीक है ना? ऐसी कई जगह है जहां उन्होंने प्रेस्क्राइब नहीं की है। तो ऐसा कोई टैक्स पेयर जिससे आपने परचेज की है उसका रेट रेस्ट्रिक्ट हो सकता है। मतलब वो अभी डिफाइन करेंगे कि कौन सा टैक्स पेयर, किससे आप लोग कौन से वाले ट्रेड से अगर आप ले रहे हो तो उसका रेट आपको रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। वो प्रेस्क्राइब करना है, उन्होंने रूल प्रेस्क्राइब करना है, उसका भी आना है उसका, ठीक है? ये तो हमारी होगी कंडीशंस, ठीक है? ये कंडीशन आपने कुछ नहीं करना। ये 2B में 2 सेक्शन हो जाएंगे। मैं इसको बता देता हूँ कि ये 2B के अंदर 2 सेक्शन में पार्ट डिवाइड हो जाएगा। एक आपका जो शीट आ जाएगी वो आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड की शीट आ जाएगी आपकी, उसके अंदर एक आईटीसी एलिजिबल की और एक आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड की। वो बता देगा वहां पर कि आपका आईटीसी किस लिए रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, ये वो वहां पर सारा कुछ बता देगा। उतना ही आपका ऑटो ऑपरेट होगा फिर उसमें 3B में, ठीक है ना? ये सरकार ने ही करना है। रेजोल्यूशन का एक है सेक्शन 29, इसके अंदर इन्होंने चेंज किया है इसको थोड़ा। पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर 3 consecutive टैक्स पीरियड, ये प्रोविजन पहले था। इसका सेक्शन 10 के अंदर कौन है? कंपोजिशन डीलर, ठीक है? वो अगर अपनी 3 क्वार्टर की रिटर्न फाइल नहीं करता तो ऑफिसर उसका नंबर कैंसिल कर सकता था। अब उसकी जगह में उन्होंने डाल दिया पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 has not furnished return for financial year beyond 3 months from the due date of furnishing the said return। फाइनेंशियल ईयर के में कौन सी रिटर्न भरता है कंपोजिशन डीलर? जीएसटीआर 4। अगर वो जीएसटीआर 4 ड्यू डेट के 3 महीने के अंदर तक नहीं भरता, ड्यू डेट कंप्लीट होने के 3 महीने तक नहीं भरता है, तो उस केस में उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। अब वो जो पीएमटी जो क्वार्टरली रिटर्न भर रहा था पहले, एक्चुअली ये आया था जब जीएसटीआर 4 क्वार्टरली फाइल होता था, ठीक है ना? पीएमटी 08 जो है वो आपका कोई रिटर्न फॉर्मेट नहीं है, वो स्टेटमेंट है टैक्स डिपॉजिट कराने का। तो ये इसलिए इनको चेंज करना पड़ा 3 consecutive टैक्स पीरियड, मतलब 3 क्वार्टर की रिटर्न, इसलिए इसको चेंज करके उन्होंने इसको जो एनुअली हम फाइल करते हैं जीएसटीआर 4, वो कंपोजिशन डीलर के लिए वो रिटर्न है एक्चुअली, ठीक है? उसके लिए उन्होंने उसके चेंज करके उसको 3 महीने मतलब बता दें कि 3 महीने तक अगर आपको जीएसटीआर 4 फाइल नहीं होती है तो उस केस में आपका वो नंबर कैंसिल कर सकता है ऑफिसर, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं एनी रजिस्टर्ड पर्सन, इसी सेक्शन के अंदर एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ए पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी में कंपोजिशन डीलर का हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर कंटीन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ। इस पे क्या है? रेगुलर डीलर के लिए हो गया। उसने अगर 6 महीने तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है तो उसका नंबर कैंसिल हो सकता था। अब उन्होंने ये प्रोविजन को अमेंड कर दिया, वो कह दिया कि रिटर्न ऑफ सच कंटिन्यूअस टैक्स पीरियड में भी प्रेस्क्राइब मतलब वो अब उसको रूल में डाल देंगे कि रूल के थ्रू बताएंगे कि कितने महीने तक, रूल के थ्रू बताएंगे कि कितने महीने तक अगर रेगुलर डीलर अपनी रिटर्न नहीं फाइल करता है तो उसका नंबर कैंसिल हो सकता है। सेक्शन 34(2) 34 किस लिए? क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स के लिए, ठीक है? इसमें क्या करा? इसमें कुछ अच्छा एक चीज हाँ बता दूं, इस सेक्शन को देख के मेरे को ये लगा, पहले जो हम आईटीसी किसी भी प्रीवियस ईयर का, सपोजिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 का क्रेडिट हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर मंथ की जो ड्यू डेट थी रिटर्न फाइल करने की, वहां तक ले सकते थे, ठीक है ना?
वो अब 30 नवंबर कर दिया। ये क्रेडिट नोट का भी सेम वही किया उन्होंने, वो 30 नवंबर कर दिया। नेक्स्ट ईयर का 30 नवंबर, ठीक है ना, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। नेक्स्ट 30, ये वही है जीएसटीआर 1 की भी जो रिटर्न है वो 30 नवंबर होगी। मतलब अगर कोई आपकी आउटवर्ड सप्लाई या कोई रह जाता है, कुछ भी कोई भी बिल आपका अपलोड करना रह जाता है, तो नेक्स्ट ईयर के 30 नवंबर तक आप कर सकते हो, जो कि पहले सितंबर मंथ की ड्यू डेट थी, ठीक है ना। ये अमेंडेड प्रोविजन है, ये 37(4) जो है ये नया इंसर्ट हुआ है। इसमें वो कह रहा है कि अगर आपकी कोई प्रीवियस जीएसटीआर 1 नहीं फाइल हुई है तो आप करंट पीरियड की जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हो। ये नया प्रोविजन इंसर्ट हुआ है 37(4), ठीक है ना, ये था ही नहीं, ये इसलिए वहां पे इंसर्टेड लिखा हुआ है, ये वाला नया प्रोविजन इंसर्ट हुआ है। चलो नेक्स्ट है 39(10) रजिस्टर्ड पर्सन। 39 सेक्शन 39 में क्या है, 3B है, ठीक है ना। A registered person shall not allow to furnish a return for a tax period if the return for any previous tax period has not furnished by him। इसमें कह रहा है कि 3B पहले जो प्रोविजन था उसमें कि जो पहले की अगर 3B आपकी फाइल नहीं है तो वो नेक्स्ट 3B आप फाइल नहीं कर सकते हो। अब इन्होंने क्या अमेंड कर दिया, The return for any previous tax period, detail of outward supply। अगर आपकी GSTR 1 भी अगर फाइल नहीं है, 3B तो थी, अगर आपकी प्रीवियस कोई GSTR 1 भी फाइल नहीं है तो भी आप 3B फाइल नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। ये अच्छा कर दिया ना इन्होंने अब कि आप पहले जीएसटीआर 1 फाइल करो भैया, आपके रेसिपिएंट ने क्रेडिट लेना है, ठीक है। तो ये इन्होंने डाल दिया। तो ऐसा नहीं है कि वो खाली रेसिपिएंट को ही वो कर रहे हैं, वो सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, ठीक है। चलो इसमें इन्होंने कुछ नहीं किया है। जब आपका सेक्शन 38 जिसमें टीएसआर 2 भरनी होती थी वो फाइल ही नहीं होनी है, जब उन्होंने बंदी कर दिया तो वो उन्होंने खाली सेक्शन 38 निकाल दिया वहां से। उसमें एक सेक्शन ऐड किया है, सेक्शन 52 क्या है, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो जीएसटीआर 8 भरता है टीसीएस की रिटर्न, उस पे पहले लेट फी नहीं थी, वो उन्होंने ऐड कर दिया, उसके ऊपर भी अब वो लेट फी एप्लीकेबल हो गई है, ठीक है। अगर वो अपनी जीएसटीआर 8 लेट फाइल करता है तो उस पे भी वो लेट फी एप्लीकेबल हो गई है। नेक्स्ट सेक्शन 48(2), हाँ ये 49(10) रजिस्टर्ड पर्सन में ऑन कॉमन पोर्टल ट्रांसफर है। अच्छा, ये सरकार की तरफ से बहुत अच्छा मूव है। अब आप थोड़ा सा खुश हो जाओ, ठीक है ना, आप क्या टैक्स पेयर भी खुश होएगा इस केस में। मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ठीक है। मैं एक टैक्स पेयर हूँ, सपोज, अब मैं सप्लायर नहीं हूँ, अब मैं एक टैक्स पेयर हूँ, ठीक है। मैं पंचकुला में हूँ, मेरा ऑफिस और मेरा एक ऑफिस चंडीगढ़ में है, दोनों जगह से मैं सेल करता हूँ। मतलब मैं डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया। डिस्टिंक्ट पर्सन सेक्शन 25 के अंदर डिफाइंड है। एक पैन के अंदर मैंने अलग अलग जगह अपना जीएसटी नंबर ले रखा है, लेकिन पैन एक ही है, ठीक है, मैं डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया। तो सपोजिंग मैं पंचकुला में रिटर्न भर रहा हूँ, मेरे पास कैश लेजर में 1 लाख रुपए पड़ा है। चंडीगढ़ में मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास कैश लेजर में कोई पैसा नहीं है, ठीक है। पंचकुला में मेरा रिफंड बन रहा है, लेकिन मेरे कैश लेजर में वहाँ 1 लाख रुपए पड़ा है और वहां मेरा रिफंड बन रहा है। चंडीगढ़ में मैं 50,000 रुपए मेरी टैक्स की लिएबिलिटी बन रही है। क्या आज की डेट में वो कैश लेजर से मैं पैसा ट्रांसफर कर सकता हूँ चंडीगढ़ की ब्रांच में? नहीं कर सकता, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं कर सकता। अब उन्होंने कह दिया कि आप ये ट्रांसफर कर सकते हो डिस्टिंक्ट पर्सन के अंदर, ये वो है। तो ये आ गया, ये बढ़िया चीज है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नहीं खाली कैश लेते हैं, खाली कैश लेते। अब ये सेक्शन 49(12) ये हमने डिस्कस कर लिया था, रूल 86(b) ये वही है, ठीक है। ये नया सेक्शन ऐड हुआ है। एक मिनट बस, मेरे ख्याल थोड़ा सा रह गया। सेक्शन 50 है, इंटरेस्ट का है। इसमें क्या था, पहले ओल्ड प्रोविजन वो एक्चुअली पता क्या है, ये इंटरेस्ट का ना, हमारा जो इनपुट टैक्स अगर बंदे ने ज्यादा ले लिया उस केस में कितना इंटरेस्ट लगेगा, वो अगर मेड से सुनना चाहोगे तो रियल में वो प्रेस्क्राइब ही नहीं था उसका रेट कितना होना चाहिए, क्योंकि ये सेक्शन में जो दिया है ना, ये सेक्शन जो 42 और 43 है, ये वही है जो मैंने बताया था कि अगर मिसमैच होता है MIS 1 और MIS 2, या आज की डेट में भी इस सेक्शन में उसमें 24% कह रहा है, लेकिन जब ये सेक्शन ही नहीं
इम्प्लीमेंट हुए, कभी कोई भी इफेक्टिव ही नहीं हुए, सॉरी इम्प्लीमेंट नहीं, इफेक्टिव ही नहीं हुए, तो ये कैसे हो रहा? तो उन्होंने उसको चेंज कर दिया। अब क्या किया उन्होंने? उसको किया वेयर द इनपुट टैक्स रेट हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड। देखो ये दो वर्ड है, रॉन्ग, अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड। द रजिस्टर्ड पर्सन शैल पे इंटरेस्ट ऑन सच टैक्स such input tax rate wrongly availed and utilized and such rate not exceeding 24%। ठीक है? अब इन्होंने क्या कह दिया कि अगर आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल कर दिया तो आप पे इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपने उसको यूटिलाइज किया है तो आप पे इंटरेस्ट है। यूटिलाइज किया मतलब क्रेडिट लेजर में है तो नहीं, हाँ। लेकिन क्रेडिट लेजर यूज किया फिर बिल्कुल 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 यही है इसका मतलब। अच्छा एक चीज और, ये यहाँ पर इन्होंने ना 24% मैक्सिमम दिया हुआ है। अब मुझे नहीं पता सिद्धार्थ सर, मैं तो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसे कि किसी एक्ट के अंदर क्लॉज डाल के नोटिफिकेशन को अमेंड करना। ये जो क्लॉज 115 है नीचे दिया हुआ है, इन्होंने ये क्लॉज पे डाल के नोटिफिकेशन 13 को अमेंड किया। 13 क्या थी? वो प्रेस्क्राइब करती थी कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा उस पे। अब उसने 115 क्लॉज के अंदर ये मतलब कि उसको अमेंड करके वहां पर 18% कर दिया। मतलब कि जो आपका ये 24% लग रहा था इनपुट टैक्स रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज पे, आपको 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है ना? वो 24% मेरे हिसाब से सिद्धार्थ सर वो होगा कि मैक्सिमम लिमिट हो गई। मतलब कि वो नोटिफाई कर देंगे बाद में, हो सकता है अगर बढ़ाना है तो मैक्सिमम 24% तक जा सकते हैं। ठीक है ना? ये है। लेकिन ये चीज सर मैंने फर्स्ट टाइम देखी है कि मतलब एक्ट के अंदर वो मतलब किसी नोटिफिकेशन को अमेंड कर रहे हैं, वो मैंने फर्स्ट टाइम देखी सर। नेक्स्ट देखें 54(2), ये अपना रिफंड वाला है। इसमें रिफंड लेने का सेक्शन है 54(2). इसमें कुछ नहीं है, इसमें इन्होंने जो हम मेरे ख्याल से डील भी नहीं करते हैं इसमें पैसे, लेकिन मैं बता देता हूँ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होती है, एम्बेसीज वगैरह होती है, ये पहले इनको जो भी हम सप्लाई करते थे वो रिफंड क्लेम कर लेते थे। वो रिफंड वो उनको टाइम पीरियड था 6 महीने। 6 महीने के अंदर वो उसको रिफंड क्लेम कर सकते थे। लेकिन अब उन्होंने ये टाइम लिमिट बढ़ा के 2 साल कर दिया, क्योंकि बाकी सारे टैक्स पेयर के लिए भी 2 साल है, तो उनके लिए भी उन्होंने उसको 2 साल कर दिया है। 6 महीने से बढ़ा के 2 साल कर दिया है। ठीक है? थैंक यू पंकज जी, थैंक यू सो मच। आपने इतना बड़ा एक्ट और इतना मुश्किल एक्ट हमें थोड़ा आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। वो हमारे ऊपर है कि कितना हम उसको फॉलो करते हैं। जहां तक मुझे समझ में आया है कि हमारा अब जो आगे काम है वो काम पहले वाला नहीं है कि हमने किताबें घिसी और फाइल कर दी रिटर्न आंख बंद करके। अब हमें भी प्रोफेशनली काम करना पड़ेगा। यही हमारी एसोसिएशन का पर्पस है और यही हमारा मकसद था कि हम कंबाइंड होके और आपस में एक्ट्स को प्रॉपर समझ के काम करें। तो थैंक यू सो मच, पंकज जी ने बहुत अच्छी तरह से